अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 63 लाख खवातीन में साल में 2 मरतबा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR और BRS की पेश हुकूमत पर की तनकीद है। प्रजा भवन बेगमपेट में 16वीं मालियाती कमीशन की हुई मीटिंग। तेलंगाना की मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए की नुमाइंदगी। पार्टी इनहराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की अर्जी पर तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला। स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की दी हिदायत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से वक्फ तरमीम बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए बेहतर नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड के रियासती चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CB आनंद ने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद से आहनी पंजे से निपटने का अज़्म। अब BJP और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कोई नहीं डरता। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का अमेरिका में तलबा से खिताब के दौरान दावा। और इसराइली फ़ौज की बदतरीन बमबारी। गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर शहीद कर दिए गए। 24 घंटों में 33 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद हुए ज़ख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 63 लाख खवातीन में साल में 2 मरतबा साड़ियाँ तकसीम की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज ये ऐलान किया। उन्होंने साबिक़ा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR और BRS हुकूमत पर सख्त तनकीदें की और कहा कि बदगुमा के मौके पर साड़ी नहीं दी जाएगी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी में मुनक़िदा प्रोग्राम से रेवंत रेड्डी ने खिताब भी किया। రబ్బర్ చెప్పులు లేనోళ్ళు టీవీలు వచ్చినాయి, పేపర్లు వచ్చినాయి, ఫామ్ హౌస్లు వచ్చినాయి, బంగళాలు వచ్చినాయి, జూబ్లీస్ లో ప్యాలెస్లు వచ్చినాయి, గజ్వెల్లో వందలాది ఎకరాల ఫామ్ హౌస్లు వచ్చినాయి. మరి త్యాగాలు చేస్తే కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి లాగా లేకుండా మీరెందుకు ఇట్లా వేలాది కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు వచ్చినాయో మీ త్యాగానికి కొండా లక్ష్మణ్ గారి త్యాగానికి ఉన్న తేడా ఈరోజు తెలంగాణ సమాజం గమనించాలి. త్యాగానికి మారు పేరు పదవిని తృణపాయంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం త్యాగం చేసింది కొండా లక్ష్మణ్ గారు. పదవులను అడ్డం పెట్టుకొని ఎన్నికలు ఉప ఎన్నికలు తీసుకొచ్చి ఎన్నికల్లో సెలక్షన్స్ కలెక్షన్స్ చేసుకొని బాగుపడ్డోళ్ళు ఎవరో తెలంగాణ సమాజం నిశ్చితంగా గమనిస్తూనే ఉంది. కాబట్టి త్యాగం అనే పదం మీకు సూట్ అవ్వదు. త్యాగం అంటే కొండా లక్ష్మణ్ గారు. కొండా లక్ష్మణ్ గారిని తెలంగాణ సమాజం ఎప్పటికీ గుర్తుపెట్టుకుంటుంది. తప్పకుండా వారి యొక్క గౌరవాన్ని పెంచే విధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్ణయాలు ఉంటాయి. ఈ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ టెక్నాలజీకి కొండా లక్ష్మణ్ బాపూజీ గారి పేరు పెట్టుకుందామని చెప్పి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు హ్యాండ్లూమ్ అదే విధంగా పవర్ లూమ్స్ మనం ఆదుకోవాలి, పన్నులు ఇవ్వాలి. ఒకవేళ బతుకమ్మ చీరలు ఆగిపోతే కొంతమందికి నష్టం జరుగుతుందని వారు నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది. బతుకమ్మ చీరలు కట్టుకునేంత క్వాలిటీ కానీ దాని మీద పెట్టాల్సినంత పెట్టుబడి పెట్టలేదు. అందుకే ఈరోజు నేను మా మంత్రి అధికారి గారు చెప్తే నేను ఒకే మాట చెప్పిన. ఈరోజు స్వయం సహాయక సంఘాలు మా మహిళలు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కింద 63 లక్షల మంది సభ్యులు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. ఈ 63 లక్షల మంది సభ్యులకు ఒక్క మంచి డిజైన్తో ప్రతి ఆడబిడ్డకు 2 చీరలు ఇస్తే 1,30 లక్షల చీరలు మనము ఆర్డర్ ఇవ్వచ్చు. మంచి డిజైన్లతోని మంచి క్వాలిటీతోని ముందుకు రమ్మని మా అధికారులకు సూచన. प्रजा भवन बेगमपेट में 16वीं मालियाती कमीशन की मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। BRS से साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव, BJP से ईटाला राजेंद्र रुकन पार्लिमान और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कमीशन के रूबरू पेश होते हुए अपनी नुमाइंदगी को दर्ज करवाया। डॉक्टर अरविंद ने इस इजलास की सदारत की।
तेलंगाना में शदीद बारिश और सैलाब से हुई तबाहकारी के पेश नज़र कांग्रेस से अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल और अरकान पार्लिमान ने मुतासिरीन की मदद के लिए अपने 2 महीने की तनख्वाह का अतिया देने का ऐलान किया है, जिसकी तजवीज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पार्टी अरकान को पेश की थी। रेवंत रेड्डी के मुशीर वी नरेंद्र रेड्डी ने इसके अलावा ये भी बताया कि खलीजी ममालिक में काम करने वाले तेलंगाना के लोगों के मसाइल पर अरकान असम्बली और कौंसिल के साथ एक इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस के NRI सेल के वफ़द ने चीफ मिनिस्टर के मुशीर से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया और गल्फ वेलफेयर बोर्ड कायम करने और NRI पॉलिसी बनाने के लिए नुमाइंदगी भी की गई है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने पार्टी इन्हिराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने पर अहम फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में इस मामले पर फैसला करने की हिदायत दी है। अगर इस वक्त तक फैसला नहीं किया गया तो इसकी जांच सुमोटो केस के तौर पर होगी। पार्टी बदलने वाले MLAs को नाअहल करार देने के लिए हाई कोर्ट में कई अर्जियाँ दायर की गई। BRS और BJP लीडरों ने ये अर्जियाँ दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने तमाम दरखास्तों की समाअत की। दरखास्त गुजारों ने अदालत को तवज्जो दिलाई कि स्पीकर इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर मुबैना तौर पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद कहा कि स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में इस मामले पर फैसला ले लेना चाहिए। BRS ने तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है, जिसमें अदालत ने स्पीकर असम्बली को मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की दरख्वास्त पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया। BRS के सीनियर कायद और साबिक़ रियासती वज़ीर हरीश राव ने हाई कोर्ट के आज के फैसले को हुक्मरान जमात कांग्रेस के मुंह पर तमाचा करार दिया और कहा कि अदालत की ये रूलिंग हुक्मरान जमात कांग्रेस के लिए एक बड़ा धचका है जो गैर जमहूरी अमल है। अब यह साफ हो चुका है कि पार्टी बदलने वाले नाअहली से नहीं बच सकते। हाई कोर्ट के फैसले को जमहूरियत की फतह करार देते हुए उन्होंने दावा किया कि अदालत की इस रूलिंग से हमारे आइन के अक़दार पर बरकरार रहने का मजबूत मौक़िफ़ है। दावा करते हुए कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे, हरीश राव ने इस यकीन का इजहार भी किया कि ज़िमनी इलेक्शन में BRS कामयाब होगी और हमें यकीन है कि स्पीकर कानून साज असम्बली अदालत के अहकामात की पासदारी करेंगे। BRS के लीडर D विनय भास्कर ने कहा कि पेशरो BRS हुकूमत ने अपने दौर में जो इफ्तिताही तकारीब का इनेकाद किया और नौकरियां फराहम की, इन कामों का सहरा कांग्रेस अपने सर पर बांधने की मुबैना तौर पर कोशिशें कर रही है। हनमकुंडा में मीडिया से बातचीत करते हुए BRS लीडर ने याद दिलाते हुए कहा कि तकसीम से पहले उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने हनमकुंडा में कालोजी मेमोरियल के लिए 300 गज अराजी फराहम करने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस के रुकन पार्लिमान C किरण कुमार रेड्डी ने मेडचल के ज़िला कलेक्टर के नाम अपने एक खुले मकतूब में BRS के MLA T हरीश राव के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हरीश राव किसानों की मुबैना खुदकशी पर किसानों को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए मुश्तरका तौर पर नुमाइंदगी की है। इस सिलसिले में आज तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तमाम तर तफसीलात से मीडिया के नुमाइंदों को आगाह किया गया। हमारे नुमाइंदे इस्माइल ज़बीउल्लाह के मुताबिक वक्फ बोर्ड ने तरमीमी बिल की मुतहदा अंदाज में मुखालिफत की है। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के ऊपर हम डिस्कस करके 26 तारीख को तेलंगाना 6 सितंबर को तेलंगाना वक्फ बोर्ड के जानिब से उस बिल की मुखालिफत में हम एक क्लास बाय क्लास हम जो 40 क्लासेस वो लोग जो अमेंडमेंट में रख के वक्फ बोर्ड पे जो तरमीमी बिल लाए उसके ऊपर हम इन डिटेल में डिस्कस करके हम उस दिन एक यूनानिमसली सभी बोर्ड के मेंबर्स का मुत्तफ़िक़ा तौर पर हम उसको रिजेक्ट करने का और हम एक रेजोल्यूशन हम पास किए थे। और उसी दिन उस बोर्ड मीटिंग में हम ये फ़ैसला किए थे कि हम तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से जो पार्लियामेंट्री जॉइंट वर्किंग कमेटी ऑन वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को हम एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, जिसमें तेलंगाना वक्फ बोर्ड अपना व्यू सजेशंस हम कमेटी के सामने हम आके रखना चाह रहे हैं। वो डिसाइड हुआ था, उसके मुताबिक हमने जॉइंट वर्किंग कमेटी को एक मेल के ज़रिए रिक्वेस्ट भेजा था और उसको लोग एक्सेप्ट करते हुए हमको 6 सितंबर को हमको 2:30 बजे का टाइम दिए थे जॉइंट वर्किंग कमेटी को पार्लियामेंट हाउस में।
उस 6 बोर्ड के उन लोग के जब हमको परमिशन मिला आने का, हम मेंबर्स के लिए भी उनको रिक्वेस्ट भेजे थे कि तमाम बोर्ड मेंबर्स के लिए, लेकिन उन्होंने 10 मेंबर्स को अलाउ नहीं करते हुए हमको 7 का परमिशन दिए थे। हमने बात की जिसमें रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है, सीनियर एडवोकेट्स है, बोर्ड के हॉनरेबल मेंबर्स है, बोर्ड में मेंबर हमारे रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के वो भी हमारे हैं, उनसे भी, और उसके साथ साथ जो हुकूमत में दीगर कॉरपोरेशन बोर्ड के जो चेयरमैन से, मुस्लिम चेयरमैन से, और हुकूमत के तेलंगाना हुकूमत के मुशीर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन सब को हमने वक्फ बोर्ड में बुला के इस ड्राफ्ट के ऊपर हम तफसील से हम डिस्कशन करके एक हम ड्राफ्ट जो वहाँ पर तेलंगाना की जानिब से, वक्फ बोर्ड की जानिब से जो प्रेजेंट करना था, हम वो उसको एक कंप्लीट करके हम उनको एक सॉफ्ट कापी 3 तारीख को हमने भेजा है। उसके बाद 6 तारीख को 2:30 बजे हमारा वक्त था, हमारा 9 आदमी का डेलीगेशन था। वो डेलीगेशन को उन्होंने बुलाया। 6 के दिन हम 2:30 बजे वहाँ पर गए, जिसमें 31 जॉइंट वर्किंग कमेटी के जो 31 मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो कमेटी है, उसमें हम गए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे बड़ी तफसील से हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर रहा। हम उनको तहरीरी तौर पर भी हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है, और एक फ़िज़िकली भी वहाँ पर हमने हार्ड कॉपी भी हम पूरी कमेटी की, पूरे डेलीगेशन की जानिब से चेयरमैन को और मेंबरान को हम एक सबमिट किए हैं, जिसमें बहुत सारे इशू पे बहुत इन डिटेल में, क्योंकि जॉइंट वर्किंग कमेटी के कुछ रूल्स है, कुछ डायरेक्शंस है, उसके बिना पर, क्योंकि अगर हम उनके रूल्स को वायलेट करें। बीजेपी तेलंगाना के सदर किशन रेड्डी ने कहा कि हर 10 सालों में बीजेपी रुकनीत साजी के लिए मुहिम चलाती रही है, और इसी के तहत तेलंगाना में भी बीजेपी अपनी ताकत को वुसअत देने की कोशिशों में लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर 10 साल में मेंबरशिप ड्राइव चलाते हैं। जो भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके आदरणीय प्रधानमंत्री से लेके एक पोलिंग बूथ कार्यकर्ता तक हम सब लोग फिर हमारा मेंबरशिप 10 साल के बाद रिव्यू करते हैं, रिन्यूअल कर लेते हैं। इस साल 2014 के बाद इस साल फिर मेंबरशिप का ड्राइव चला रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री इस महीने पहले मेंबरशिप लेकर इस कार्यक्रम का आरंभ किया है। आज तेलंगाना में भी इस कार्यक्रम का शुरुआत हुआ है। आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी विश्व भर में सबसे बड़ा मेंबरशिप आज बीजेपी में है, और विश्व में सबसे बड़ा पार्टी बनकर उभर के आए हैं। ये हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के लिए नहीं, सारी देश के 140 करोड़ जनता के लिए हमारा गर्व का विषय है। एक भारत का पार्टी विश्व का नंबर 1 पार्टी बनकर आज उभर के आए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में ये पार्टी नंबर 1 पार्टी बना है। मेरा पूरा विश्वास है आज हम तेलंगाना में देश में जो मेंबरशिप ड्राइव चला रहे, इससे आने वाले दिन में भी मेंबरशिप ड्राइव वही रफ्तार से चलेंगे। हम सभी लोगों से अनुरोध करता हूं, देश के लिए, देश के विकास के लिए, देश के संस्कृति रक्षा करने के लिए, देश के इंटीग्रिटी बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आइए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में देश और आगे बढ़ाने के लिए, भारत को एक विश्वगुरु स्थान में ले जाने के लिए सभी लोग भारतीय जनता पार्टी मेंबरशिप लेकर आने के लिए मैं आह्वान करता हूं। तेलंगाना पसमानदा तबकात के कमीशन के चेयरमैन जी निरंजन और दीगर 3 अरकान ने आज अपनी जिम्मेदारियां बाकायदा तौर पर संभाली हैं। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब में रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर कई अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। ఈసీ కుల సంఘాల యొక్క పూర్తి సహకారం అవసరం. నేను అన్ని కుల సంఘాల వారితో నేను మనకిస్తా ఉన్నాను. మీరు వచ్చి ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ మా సభ్యులమందరము అవైలబుల్గా ఉంటాము, మీ సలహాలు స్వీకరిస్తాము. ఆందోళన బాటలో కాకుండా సహకరించే బాటలో పోతే సమాజానికి అనేది బాగుదొరుకుతుందనేది మనం చేస్తూ ఉన్నాం. ఇక ఇంతకంటే ఎక్కువ
నేను ఈ సందర్భంలో మాట్లాడకుండా 2 నిమిషాలు పెద్దలు హనుమంతరావు గారు తర్వాత చామల్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన తర్వాత పుట్టమని మాట్లాడారు. న్యాయం కోసం, సోషల్ జస్టిస్ కోసం కట్టుబడి ఉంది. మా ప్రియతమ నాయకుడు కాబోయే భారత ప్రధాని రాహుల్ గాంధీ గారు సామాజిక న్యాయం పట్ల, ఈ క్యాస్ట్ సెన్సెస్ కులగణన పట్ల గత కొన్ని ఏళ్లుగా ప్రతి ప్లాట్ఫామ్ పై, ప్రతి విషయంలో కూడా పార్లమెంట్లో బయట మాట్లాడుతున్న విషయం. దానికి యావత్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు కట్టుబడిన విషయం నేను మొత్తం తెలంగాణ ప్రజానీకాన్ని తెలియజేస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా మరి నిరంజన్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ బీసీ కమిషన్ ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ కులగణన క్యాస్ట్ సెన్సెస్ చేపడతామని చెప్పి కూడా నేను అందుగురించి నేను పిసిసి ప్రెసిడెంట్ కూడా అడగలే. 2 సార్లు నాకు ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వలే. అయినా ఈ నాకు ఇస్తాడు ఏది పేపర్ రాసింది ఈ కమిషన్ నాకు వద్దురా ఈ కమిషను మా మిత్రుడు నిరంజన్కి ఇస్తే పర్వాలే అనుకున్నా. అదే జరిగింది, నాకు సంతోషం. కానీ నాకు కేంద్రంలో యావత్ భారతదేశంలో తిరిగే శక్తి నాకున్నది. అయితే ఓబీసీ ఎంపీస్ కన్వీనర్గా అక్కడ ఉంటే రాహుల్ గాంధీ గారి స్వప్న ఏదైతే ఆలోచన ఉందో కులగణన జరుగుతూనే అప్పుడే న్యాయం జరుగుతుంది. అప్పటి వరకు మేము ఢిల్లీలో ఉండి పోరాడుతాం. ఇక్కడ तपस्या कमिटी मेंबर्स शहर हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर सीनियर IPS अहदेदार CV आनंद ने आज अपने ओहदे का जायज़ा हासिल कर लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद के साथ आहनी पंजे से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत मुनशियात की रोकथाम के मामले में भी संजीदा है और ड्रग्स के खात्मे के लिए काम करेंगे। CV आनंद ने कहा कि वो फ़ोन टैपिंग केस से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात भी हासिल करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि वो दूसरी मरतबा हैदराबाद कमिश्नर पुलिस के की जिम्मेदारी संभालते हुए खुश हैं और फिलहाल विनायक चतुर्थी और मिलादुन्नबी के त्यौहार हैं और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि त्यौहार पुरअमन माहौल में मुनक़िद हों। पिछले साल भी एक ही वक्त में 2 त्यौहार आए थे, ताहम ये त्यौहार अमन के साथ गुजरे। फिलहाल एक्शन प्लान हर लिहाज से तैयार है। ओहदे का जायज़ा हासिल करने के बाद CV आनंद ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से भी खैर सगाली मुलाकात की। आज मैं हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस, हैदराबादी में कोतवाल भी बोलते हैं, तो दूसरी बार मैं चार्ज लिया हूँ। स्टेट गवर्नमेंट और वज़ीर आला उनको मैं शुक्रिया अदा पेश करता हूँ। अभी आप सबको पता है, अभी गणेश का फेस्टिवल चल रहा है, उसकी बंदोबस्त के बारे में सब लोग यहाँ पर बिजी हैं और 17 तारीख को निमज्जन होने वाला है। उसके तुरंत पश्चात 19 तारीख को मिलाद का जुलूस निकलने वाला है। तो इसके बारे में सिटी पुलिस पूरे इंतजामात जो हैं वो कर चुकी होगी। मैं उसके बारे में ऑफिसर से अभी रिव्यू करूँगा, क्योंकि पिछले साल भी हम किए थे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे, सब कुछ पीसफुल हुआ था। और उसके पश्चात मैं पूरा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद वो जो भी हमको आदेश देंगे उसका पालन करते हुए और ओल्ड सिटी और जहाँ भी गणेश के मंडप बैठाए हैं सबका हम दौरा करेंगे और उसका रिव्यू करेंगे। आने वाले दिनों में यहाँ पर जो भी लॉ एंड ऑर्डर और दूसरे ट्रैफिक के इश्यूज हैं, ड्रग्स का इश्यू है, उसका सब हम रिव्यू करेंगे और आपको इत्तला करेंगे कि क्या क्या हम इसके बारे में स्टेप्स लेने वाले हैं। शुक्रिया। साउथ सेंट्रल रेलवे ने मुसाफिरीन से अपील की है कि वो अपनी शिकायत के सिलसिले में 139 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रेलवे की तमाम हेल्पलाइंस इस सिंगल नंबर यानी 139 139 से ही मरबूत रहेंगी।
रियासत के ज़िला आदिलाबाद में पेश आए एक सड़क हादसे में 6 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। यह हादसा ज़िले के नेराडी गोंडा मंडल के रोल मामडा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब कार का टायर फट पड़ा और यह कार बेकाबू होकर पुल पर से गिर पड़ी। इस हादसे में 6 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस पहुंच गई, जिसने मुकामी अफराद की मदद से ज़ख्मियों को इलाज के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का भी आगाज़ कर दिया है। इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेज़ी के साथ वायरल हो गया है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर सड़कों का इंतहाई बुरा हाल है। ख़ासतौर पर पुराना शहर हैदराबाद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। मिसरीगंज, काला पत्थर और दीगर कई इलाकों के ये मनाजिर हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों को आमदोरफ्त के लिए शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के दौरान सड़कों का मज़ीद बुरा हाल हो गया। फौरी तौर पर सड़कों की तामीर पर तवज्जो दी जाए तो आम शहरियों को किसी कदर राहत मिल सकती है। एक्साइज हुकाम ने पीले पैकेटों में चर्स की फ़रोख्त का एक पर्दाफाश किया है। एक्साइज एहलकारों ने मुंशियात की स्मगलिंग के एक नए रुझान का पर्दा फाश किया, जहां चर्स को पीले रंग के पैकेटों में फ़रोख्त किया जा रहा था, जो कि हल्दी की पैकिंग से बिल्कुल मुशाबा दिखाई देते हैं। एक खातून को इस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम ने धूलपेट इलाके में ये कार्रवाई अंजाम दी और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मज़ीद जाँच का भी आगाज़ किया गया है। और वाई नाज़रीन रुख करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी अपने 3 रोज़ा अमरीकी दौरे के तहत टेक्सास में हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के तलबा से हिंदुस्तान की सियासत, मईशत और ख़ास तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के हवाले से तबादले ख्याल किया। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तानी सियासत में नफ़रत का माहौल पैदा हुआ, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए मोहब्बत और भाईचारे की सियासत की शुरुआत की गई। राहुल ने कहा कि RSS का मानना है कि हिंदुस्तान एक नज़रिया है और हमारा मानना है कि हिंदुस्तान नज़रियात की कसरत है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोग समझ गए कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मोदी आइन पर हमला करने की कोशिश में है। उन्होंने दावा किया कि लोगों से बीजेपी का खौफ अब ख़त्म हो गया है। Battle that is being fought in India. The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. And we believe, by the way, very much like the United States, we believe that everybody should be allowed to participate. We believe that everybody should be allowed to dream. Everybody should be given space, regardless of their caste, language, religion, tradition, history. This is the fight. And the fight was crystallized in the election, when millions of people in India clearly understood that the Prime Minister of India is attacking the Constitution of India. Because what I am saying to you, union of states, respect to languages, respect to religions, respect to traditions, respect to castes, this is all in the Constitution. Every single word that I have said to you is in the Constitution. The foundation of modern India is the Constitution. And what people understood in the election clearly, and I saw it happening, when I used to raise the Constitution like this, people understood what I was saying. They were saying that the BJP is attacking our tradition, attacking our language, attacking our states, attacking our histories. And most importantly, what they understood was that anybody who is attacking the Constitution of India is also attacking our religious tradition. Right? And that is why in my first speech in Parliament, you must have noticed
when I describe Abhay Mudra, the fact that this is a symbol of fearlessness and it is present in every single Indian religion. You can look, you go on the internet and you can see every single Indian religion. Guru Nanak Ji holds his hand like this. Shiva holds his hand like this. Every single Indian religion, the hand is a symbol of fearlessness. And when I was saying this, the BJP could not stand it. They don't understand. And we are going to make them understand. You see, and the other thing that happened that was very beautiful, that in fact I was amazed that it happened so quickly, was that fear of the BJP vanished, disappeared, gone. And we saw that immediately, within minutes of the election result, nobody in India was scared of the BJP or the Prime Minister of India. So these are huge achievements, not of Rahul Gandhi or the Congress party. We are peripheral. These are huge achievements of the people of India who realized, of democracy, of the people of India who realized that we are not going to accept an attack on our constitution. We are not going to accept an attack on our religion. We are not going to accept. और आपको ये भी बताते चले कि अमेरिका पहुंचने पर राहुल गांधी का शानदार इस्तकबाल किया गया। सैकड़ों लोग एयरपोर्ट पर राहुल के मुंतज़र देखे गए हैं। मनाजिर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। राहुल की आमद पर जमकर नारेबाजी की गई और राहुल गांधी का वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गज़ा में इसराइली फ़ौज की बमबारी में अहल खाना समेत गज़ा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर शहीद कर दिए गए। गज़ा सिविल डिफेंस के तर्जुमान ने अपने बयान में इस बात की तस्दीक की कि गज़ा सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल यहिया इसराइली बमबारी में शहीद हो गए हैं। तर्जुमान ने बयान में कहा कि इसराइली फ़ौज की जानिब से सिविल डिफेंस के डिप्टी डायरेक्टर के घर को टारगेट करते हुए निशाना बनाया गया। हमले में उनके अफराद ख़ानदान भी लुक़्मे अजल बन गए। अब तक इसराइली हमलों में गाज़ा सिविल डिफेंस के 83 एहलकार शहीद हुए जबकि 200 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। 24 घंटों के दौरान जालिम इसराइली फ़ौज की वहशियाना कार्रवाइयों में मज़ीद 33 फ़लस्तीनी बाशिंदों की शहादत की तस्दीक की गई है, जबकि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से गाज़ा में हज़ारों बच्चे इसराइली फ़ौज के हाथों शहीद हुए। अब तक इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 41,000 हो चुकी है, जबकि 94,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में जारी इसराइली हमलों को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और मशरिक़ वस्ता में नए तालीमी साल का भी आगाज़ हो गया, लेकिन गाज़ा के 6 लाख से ज़्यादा तलबा तालीम से महरूम हैं। पेश है इस हवाले से सियासत टीवी की ये अहम रिपोर्ट। 7 अक्टूबर 2023 से गाज़ा में जारी इसराइली हमलों को 1 साल मुकम्मल होने वाला है और मशरिक़ वस्ता में नए तालीमी साल का भी आगाज़ हो गया, मगर गाज़ा के 6 लाख से ज़ायद तलबा तालीम से महरूम बताए जा रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में नए तालीमी साल का आगाज़ हर साल माह सितंबर में होता है, जो अगले साल जून तक जारी रहता है, मगर जंग शुरू होने के बाद से गाज़ा के रिहायशी 6 लाख से ज़ायद तलबा पिछले 1 साल से स्कूल और दीगर तालीमी इदारों से दूर रहते हुए ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। इसराइली हमलों के बाद गाज़ा के लोग ज़्यादातर स्कूलों में पनाह लेने पर मजबूर हो गए, जबकि 80% से ज़ायद स्कूल या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए या उन्हें जुज़वी नुकसान पहुँचा। गाज़ा में कायम आखिरी यूनिवर्सिटी को भी इसराइली फ़ौज ने इसी साल जनवरी में तबाह ताराज कर दिया था। रिपोर्ट में बताया गया कि गाज़ा के 6,30,000 तलबा अक्टूबर 2023 से स्कूल नहीं जा सके और 39,000 तलबा अपने हाई स्कूल का इम्तिहान तक नहीं दे सके, जबकि इसराइली हमलों में 300 से ज़ायद स्कूलों को इसराइल ने तबाह कर दिया। इसराइली हमलों में अब तक 25,000 बच्चे जख्मी या शहीद हुए हैं, जिनमें से 10,000 की तादाद तलबा की बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 63 लाख खवातीन में साल में 2 मरतबा साड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। साबिक़ा चीफ मिनिस्टर KCR और BRS की पेश हुकूमत पर की तनकीद है।
प्रजा भवन बेगमपेट में 16वीं मालियाती कमीशन की हुई मीटिंग। तेलंगाना की मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने शिरकत करते हुए की नुमाइंदगी। पार्टी इनहराफ करने वाले BRS के 3 अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की अर्जी पर तेलंगाना हाई कोर्ट का अहम फैसला। स्पीकर ऑफिस को 4 हफ्तों में फैसला करने की दी हिदायत। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने दिल्ली में मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी से वक्फ तरमीम बिल 2024 की मुखालिफत करते हुए बेहतर नुमाइंदगी की। वक्फ बोर्ड के रियासती चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। CB आनंद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अफराद से आहनी पंजे से निपटने का अज़्म। अब बीजेपी और वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कोई नहीं डरता। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी का अमेरिका में तलबा से खिताब के दौरान दावा। और इजरायली फ़ौज की बदतरीन बमबारी। गजा शहरी दिफा के डिप्टी डायरेक्टर शहीद कर दिए गए। 24 घंटों में 33 फ़लस्तीनी शहीद और मुतअद्दिद हुए ज़ख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।